नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका क्लासेस विद दीपक भैया पर, जहाँ पर पढ़ाई होती है सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में। इस चैनल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर इजी नोट्स विद डायग्राम एग्जाम पॉइंट्स के साथ आपको मिलेंगे, जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और मैं यहाँ पे जितनी भी क्लासेस लूँगा, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगा, सारे के सारे कौन सी लैंग्वेज में होंगे? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है? जो हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज में होता है, जिससे हम नॉर्मल वे में हम बात करते हैं। इससे आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आपका लाइट। स्टार्ट करते हैं लाइट से ही। लाइट की डेफिनेशन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लाइट, तो क्या बोलोगे आप? तो लाइट एक टाइप का क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट, या फिर विच हेल्प अस टू सी एनीथिंग। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का ओवरऑल ऊपर से ब्रीफिंग थी। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के अंदर। स्टार्ट, पहला पॉइंट हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन पॉलिश सरफेस लाइक अ मिरर। क्या मतलब है इसका? अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जब भी आप रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखोगे, उसमें कुछ गोल्डन वर्ड्स या की वर्ड्स होते हैं, जिसको मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है? जैसे आपके हाथ में से गैस करो कोई बॉल है। उस बॉल को जब जमीन पे मारते हो, तो क्या होता है? बॉल वापस से ऊपर जाती है। जाती है कि नहीं जाती है? उसको हम कहते हैं बाउंसिंग बैक। क्या कहते हैं? बाउंसिंग बैक, मतलब वापस से बाउंस कर जाना। जब इसी तरीके से कोई भी लाइट बाउंस बैक होती है, ठीक है, कब बाउंस बैक कहाँ से होती है? बॉल के केस में तो आपके पास जमीन है, कोई लैंड है, कोई भी हार्ड सरफेस है, दीवार हो गई, वहां से बाउंस बैक हो जाती है। बट लाइट कहाँ से बाउंस बैक होगी? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन पॉलिश्ड सरफेस। कहाँ से स्ट्राइक करेगी वो? पॉलिश सरफेस में जब स्ट्राइक करेगी तो लाइट क्या होगी? बाउंस बैक होगी। अब ये पॉलिश सरफेस का मतलब क्या होता है? पॉलिश सरफेस होता है कोई भी बिल्कुल स्मूथ सरफेस, जैसे कि शीशा है कोई सा, ठीक है, मिरर है। मिरर क्या होता है? उसको जब उसके ऊपर अपने फिंगर्स को जब होवर करोगे उसके ऊपर, तो क्या होगा? वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है। तो तुमने स्कूल में काफ़ी लोगों ने शरारत भी की थी, हमने भी अपने टाइम पे करी थी। जैसे मान लो आप टिफ़िन बॉक्स या आपके पास घड़ी की वॉच वगैरह है आपके पास। आप क्या करते हो? जब आप विंडो सीट पे बैठते हो, तो कोई भी सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती थी, तो उसे हाथों से चमका के ब्लैक बोर्ड पे या अपने दोस्तों के आइस के ऊपर उनको करके परेशान करते थे, है ना? वहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहता है? देखो, ये सन की रेज आई, आपने यहाँ पे ऐसे करके कोई वॉच लगा दी। जब ये सन की रेज पड़ी इसके ऊपर, ठीक है, वॉच के मिरर के ऊपर, तो ये सरफेस क्या है? बिल्कुल पॉलिश्ड होता है, बिल्कुल स्मूथ। तो क्या करें, यहाँ से ऐसे करके रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी कि बाउंस बैक कर जाती है। ये लाइट की रेज आई, क्या हुई? स्ट्राइक करी, फॉल हुई किसके ऊपर? किसी पॉलिश सरफेस के ऊपर। फिर क्या करेगी? बाउंस बैक हो गई, वापस से टकरा के चली गई। इसको हम कहते हैं बाउंस बैक होना। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस, ये पूरा का पूरा कौन सा प्रोसेस? जब भी कोई लाइट रेज स्ट्राइक करती है पॉलिश सरफेस पे और वो बाउंस बैक हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे हमने छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लॉ लॉ वगैरह बने हुए हैं, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब भी कहीं पे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, तो उसके दो लॉज हैं जो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। सबसे पहला लॉ क्या है?
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है भैया? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है ना। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से यहाँ तक है, क्या ये यहाँ से यहाँ तक नहीं हो सकता? वही क्यों है, हम कैसे याद रखें, भूल गए तो डायग्राम गलत बना दिया तो नंबर तो काट लेंगे टीचर्स, ठीक है। तो आराम से धीरे धीरे देखते हैं। अब जब भी कहीं पे लाइट की रिफ्लेक्शन होगी तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? सबसे पहले मिरर चाहिए भाई। अगर मिरर नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन तो होगी ही नहीं। तो क्या है यहाँ पे, ये हमने एक प्लेन मिरर रखा। क्या रखा है यहाँ पे? प्लेन मिरर। अच्छा, इस प्लेन मिरर में दिख रहा है ये डैश डैश सा, लाइन लाइन सी बनी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसको आगे भी तो बना सकते थे, पीछे क्यों बनाया हमने? ठीक है। इस डैश डैश का मतलब होता है, ये वो एरिया होता है मिरर का जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होता, अंदर वाला साइड। जैसे आपके घरों में कोई मिरर वगैरह होगा कभी, अगर वो ब्रेक हुआ है, टूटा है, तो उसको देखते हो वो एक साइड से क्या होता है, उसको पेंट किया जाता है, और दूसरे साइड क्या होता है जिसमें अपना फेस देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? तो जो पेंटेड वाला एरिया होता है वो क्या होता है हमारा? डैश साइड वाला होता है, जहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होती है। तो हमने एक मिरर लिया, अब उस मिरर के ऊपर हमने एक इंसिडेंट रे गिराई। ठीक है, ये समझ लो आप, यहाँ से कोई टॉर्च को आपने ऑन किया, टॉर्च ऑन हुआ, ये टॉर्च क्या हुआ, फॉल किया किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। ठीक है। और जब ये टॉर्च फॉल करेगा, वो या तो पॉलिश सरफेस है, तो जैसा हमने पढ़ा था, जब भी कोई लाइट की रेज प्लेन मिरर या स्मूथ मिरर पे पॉलिश सरफेस पे फॉल करेगी तो वो क्या होगी? बाउंस बैक होगी। तो जैसे इसके ऊपर फॉल हुई, ये बाउंस बैक हो गई, होगी। अब तुम्हें याद क्या रखना है यहाँ पे, जो रेज मिरर की तरफ आती हैं या मिरर पे फॉल होती है वो क्या होती है? इंसिडेंट रे। और जो रे मिरर से दूर की तरफ जाती हैं वो क्या होती हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। मिरर है, इंसिडेंट रे फॉल हुई, रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक हो गई। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और हमने देखा यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको हमेशा याद रखना है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने उसे क्या कहते हैं हम? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हुआ यहाँ पे? इंसिडेंट रे, ये रही भैया, नॉर्मल ये वाली है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम डोनेट करते हैं एंगल आई से। किससे डोनेट करते हैं? ये हो गया एंगल का साइन, और ये हो गया आई, एंगल आई से। ऐसे ही हम आते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बने। तो नॉर्मल कहाँ है? यहाँ है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ है? यहाँ है। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला जो एंगल है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो पहला लॉ क्या कहता है हमारा? पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे। यानी कि अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री के एंगल पे फॉल हो रही है, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा फर्स्ट लॉ में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है? नॉर्मल है। तुम देखोगे ये तीनों के तीनों क्या है? सेम पॉइंट पे है। कहाँ पे है? सेम पॉइंट पे। इंसिडेंट रे कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे। नॉर्मल यहाँ पे। तो सारे के सारे कहाँ पे मिल रहे हैं? एक सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। मिल रहे कि नहीं मिल रहे? तो ये कहता है थर्ड लॉ, सॉरी सेकंड लॉ। क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? सेम पॉइंट पे और सेम प्लेन पे मिलेंगे। कैसे पॉसिबल है? इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, और नॉर्मल में किसी दूसरी जगह दूसरे मिरर पे ऐसे करके बना रहा हूँ। है पॉसिबल? नहीं, क्योंकि यहाँ तो इन दोनों का प्लेन डिफरेंट हो गया। ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आई इन सेम प्लेन। आगे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, एट सेम पॉइंट। कोई डाउट है अभी तक?
डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तो चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है। एग्ज़ाम में वहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें एक सब क्वेश्चन पार्ट ये भी बना देता है कि एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद डायग्राम। ठीक है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। आगे हम स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर से। नाम से पता लग रहा है प्लेन मिरर क्या होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल प्लेन हो। ठीक है। काफ़ी इजी टॉपिक है, याद रखना भी काफ़ी आसान है, और एग्जाम में रिपीट भी कई बार होता है। ठीक है। और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बनता है जो हम आगे देखेंगे। तो देखो, ये क्या है हमारा ए बी जो है, ये हमने यहाँ पे क्या लिया, एक प्लेन मिरर लिया हमने। क्या लिया यहाँ पे, एक प्लेन मिरर लिया जिसका एक वर्चुअल साइड बना देते हैं हमें पीछे वाला। ठीक है। ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। अब इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, एक ऑब्जेक्ट। जब ये इंसिडेंट रे इस मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो क्या करेगी, बाउंस बैक होगी, जो हमने लास्ट क्लास में अभी देखा था। तो ये क्या हो गई, ये बाउंस बैक हो गई। ठीक है। एक रे आई, रिफ्लेक्ट हुई, बाउंस बैक हो गई। ठीक है। अब कहीं पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो इमेज तभी फॉर्म होगी जब कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट होंगी, और वही फॉर्म होगी जहां पे वो इंटरसेक्ट होंगी। क्या बोला मैंने, इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है, और रेज कौन सी होनी चाहिए, रिफ्लेक्टेड। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, जहाँ पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करना यानी कि कट करना। तो एक इंसिडेंट रे आई, फॉल हुई, बाउंस बैक हो गई। ठीक है। सेकेंड रे आई, फॉल हुई, बाउंस बैक हो गई। ठीक है। एक ये रहा नॉर्मल इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए, और ये रहा दूसरा नॉर्मल इस वाले रिफ्लेक्शन के लिए। अब भैया इमेज कहाँ बनेगी इसके अंदर, ये तो कभी मिलेंगी नहीं आपस में। अगर इस वाले रेस को मैं एक्सटेंड करूँ, ये तो कुछ इधर की तरफ जाएगी, ये वाले कुछ इधर की तरफ जाएंगी। ये तो आपस में गैप बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कभी मिलेंगी ही नहीं। तो क्या इमेज बनेगी ही नहीं, बिल्कुल बनेगी। तो प्ले मिरर के केस में आप देखते हो कि इमेज क्या होती है, मिरर के अंदर की तरफ बनती है। तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, मिरर के अंदर करेंगी। तो अगर मैं इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को मिरर के पीछे की साइड, बैकवर्ड की साइड अगर एक्सटेंड करता हूँ, इसको और आगे बढ़ाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, बिल्कुल जाएगी भैया। और इस वाले को अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। अब ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे थी, ये जो हमने एक्सटेंड की, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे थी जो हमने एक्सटेंड की। ये दोनों कहाँ मिल रही है आपस में, यहाँ मिल रही है। हाँ भैया, रिफ्लेक्टेड रे तो मिल गई। तो जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे क्या होगी, इमेज फॉर्म करेगी। तो हमारी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ठीक है। तो ये रे डायग्राम जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी, एग्जाम में पूछता है आपसे, तो ड्रॉ करना आना चाहिए। और रे डायग्राम के साथ साथ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I2 है, ऐसे करके। तो ये वाला क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है। लेबलिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में करनी पड़ेगी। रब कर देता हूँ मैं इसको, काफ़ी कंजस्टेड सा हो जा रहा है। ठीक है। चलो, अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है प्लेन मिरर के केस में, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या है, ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेज कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन, इट अपीयर बिहाइंड द मिरर। मतलब वो इमेज जो स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो पाता है। ठीक है। और कहाँ पे बनती है वो, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड यानी कि पीछे, किसके, मिरर के। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो इमेज होती है जो मिरर के पीछे बनती है और जिसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता। ठीक है। अब जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, अपराइट। अब भैया ये अपराइट क्या होता है, देखो,
अपराइट क्या होता है? सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आपका सर कहाँ है? ये वाला सर है आपका, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अब ये जो आपकी इमेज बनेगी ना, ये इमेज भी क्या होगी? ऐसे ही बनेगी। मतलब यहाँ पे अगर सर आपका ऊपर है तो यहाँ पे भी आपका सर ऊपर ही रहेगा। इसको हम कहते हैं अपराइट। क्या कहते हैं इसको? अपराइट कहते हैं। तो इरेक्ट यानी कि इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। अब ये उल्टी इमेज कैसे होती है, ठीक है, वो हम जब रियल इमेज बनेगी तब देखेंगे, ठीक है। आगे देखो, थर्ड पॉइंट क्या है? सेम साइज का। सेम साइज का मतलब क्या होता है? मान लो अगर मेरी हाइट यहाँ पे जो है, मैं कोई, मेरी छोड़ो, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी कितने की होगी? 10 सेंटीमीटर की ही होगी। मतलब दोनों का साइज क्या होगा? सेम होगा। जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज का ही इमेज भी होगा, ठीक है। लेटरल इन्वर्टेड अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है? सपोज करो कि मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। कितने का है? 5 सेंटीमीटर का। तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बन रही है। तो इमेज भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट जो है कितना दूर है मिरर से? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो इमेज भी कितनी दूरी पे होगी? इमेज भी 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पे होगी, ठीक है। इसका मतलब है सेम डिस्टेंस का मतलब कि इमेज अपीयर्स एट द सेम डिस्टेंस। इमेज कहाँ पे होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इमेज तो मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट है, जितना कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इमेज का टाइप, ठीक है। तो हमने ऊपर हमने क्या देखा कि भाई प्लेन मिरर के केस में जो भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। कैसी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल यानी फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया था, याद करो क्या बताया था मैंने वर्चुअल का मतलब? जो इमेज मिरर के अंदर बनती है। कहाँ पे बनती है? मिरर के अंदर, और उसको स्क्रीन पे हम कैप्चर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको स्किप करवाया था, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जब मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं, जब हम अपना राइट हैंड ऐसे करके उठाते हैं, ठीक है, तो इमेज में भी एक हाथ, एक हैंड क्या होता है? उठता है। लेकिन अगर इमेज के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो वो इमेज का राइट हैंड नहीं होता है। क्या होता है? लेफ्ट हैंड होता है। कौन सा हैंड होता है? लेफ्ट हैंड होता है। जब मैं राइट उठा रहा हूँ तो उसके अंदर लेफ्ट उठती है, ठीक है। यानी कि मेरा राइट उसके अंदर क्या दिखता है? लेफ्ट दिखता है। और मेरा लेफ्ट उसके अंदर राइट दिखता है। तो इसी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो जो लेफ्ट एंड राइट साइड होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्स्ड हो जाते हैं, यानी कि उल्टे हो जाते हैं। लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। किस केस में? इमेज के केस में। उसी को हम क्या कहते हैं? लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा प्लेन मिरर का। आगे हम क्लासेस जो हमारी वो किसके ऊपर है? कर्व मिरर के ऊपर है। किसके ऊपर है? कर्व मिरर के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। जैसा कि नाम ही बता रहा है हमें, स्फेरिकल, ठीक है। स्फेरिकल वर्ड कहाँ से बना है? स्फेयर से बना है। किससे बना है? स्फेयर से। क्या होता है स्फेयर? स्फेयर की शेप कैसी होती है? मैथ्स क्लास में आपने पढ़ा होगा स्फेयर क्या होता है। क्या होता है स्फेयर? जैसे जो हमारे बॉल की शेप हो गई, है ना, फुटबॉल हो गया, बलून हो गए, ये शेप कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो अगर हमें स्फेयर मिरर्स चाहिए, ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा हमें? इस फेयर शेप से हम उसको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? एक ओवरव्यू लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरे पास क्या है? एक स्फेयर शेप का कोई मिरर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कट करके मैंने अलग कर लिया, ये इतना पार्ट मैंने क्या कर लिया? अलग कर लिया। ऐसे ही
यहाँ से भी मैंने ये इतना पार्ट कट करके क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, अलग कर लिया मैंने। तो एक पार्ट ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने, ये रहा मेरा फर्स्ट पार्ट, और ये वाला सेकंड पार्ट हो गया मेरा। ठीक है, अब ये जो मेरे पे दो मैंने पार्ट अलग अलग किए, ठीक है, अब इससे मैं कॉन्वेक्स और कनकेव दोनों मिरर बना सकता हूँ। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इसके ऊपर मैं पॉलिश, ठीक है, ओपैक पार्ट इसका मैं किस साइड बना रहा हूँ। अगर इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, इसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो लाइट की रेज कहाँ से आएंगी, कहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी भैया, इधर से ऐसे करके रेज आएंगी, ऐसे करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यही होगा ना। तो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर की साइड है, आउटवर्ड की साइड है। किस साइड है, बाहर की साइड, स्फीयर की बाहर की साइड। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अंदर वाला जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड होता है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है, ये रहा। ऐसे टाइप को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अगर इस केस में मैंने अंदर से मैं इसको पॉलिश नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से पॉलिश कर रहा हूँ मैं, बाहर की तरफ से पॉलिश कर रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाले मिरर को मैं बाहर की तरफ से पॉलिश कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ चला गया, अंदर की तरफ चला गया। कहाँ चला गया, अंदर की तरफ। अब इसके ऊपर अगर कोई रेज पड़ेंगी, फॉल होंगी, तो बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट होके वो इस तरीके से जाएंगी। ठीक है, तो इस फेयर से हमें दो टाइप के मिरर्स मिल सकते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से मिरर मिल सकते हैं हमें, कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की साइड होता है। ठीक है, कनकेव मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स चाहिए होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो हमें इस पूरे चैप्टर्स के अंदर यूज करेंगे, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए चैप्टर को आगे करने से पहले। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, ये हमारा मिरर है, कनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब इस मिरर को किसी स्फेयर से एक्सट्रैक्ट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने इन दो मिरर को कैसे, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, इस वाले, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था हमने, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था। तो इस मिरर को भी हमने किसी स्फेयर से ही एक्सट्रैक्ट किया होगा, जो कुछ इस तरीके से सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा, है ना। तो उस स्फेयर का एक सेंटर होगा, होगा सेंटर। तो वो क्या है सेंटर, ये है सेंटर, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, कर्वेचर यानी कि मिरर का पूरा पार्ट, और उसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, इमेजिनरी लाइन मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, हम बस अपने मन में इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं, ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो करके जाती है, और कहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, वो कर्वेचर से इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमने अभी दो चीज, तीन चीज देख ली एक्चुअली। हमने क्या देखा, हमने ये मिरर को देखा, ये जो सरफेस है इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। अभी अभी आप समझ लो पहले, ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया। इस अपर्चर को जिस में से हमने एक्सट्रैक्ट किया होगा, इस फेयर से हमने एक्सट्रैक्ट किया होगा, उसका एक सेंटर होगा भैया। जैसे सर्कल, सर्कल जब ड्रॉ करते हैं उसका एक सेंटर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बना दूं
जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और अपर्चर से पास होते हुए जाती है, ठीक है। उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है, और साथ ही साथ में अपर्चर से एक पॉइंट पे मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं इसको? पोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बिल्कुल मिडल पॉइंट सेंटर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर पे जो आएगा, उसे क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब जैसे ये बताओ आप, अगर कोई सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक हम क्या कहते थे? रेडियस कहते थे भैया, है ना। एरिया ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल था 2 पाई आर, तो वो क्या था? आर क्या होता था? रेडियस होता था। तो ऐसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के अगर मैं पोल तक की दूरी, यहाँ पे देखो, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की दूरी, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस अगर मैं नापूं, स्केल से मेजर करूं, ठीक है, तो कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, जितना भी हो। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या था? रेडियस ऑफ सर्कल था। यहाँ पे क्या है? कर्वेचर है, तो उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं फोकस पॉइंट से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को मेजर करूं, क्या मेजर करूं? ये फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है? स्केल से अगर मैं मेजर करूं इसको, तो कुछ वैल्यू आएगी, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद करने के लिए माइंड में क्या रखना है? ठीक है, देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम किससे डोनेट करते हैं? आर से डोनेट करते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी? मैंने क्या बोला था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस जितना होगा, उसका मिडल यानी कि उसका आधा क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। तो रेडियस ये पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा? 5 होगा भैया। क्या भैया यार, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो? बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल में आगे काफी यूज होने वाले हैं। ठीक है। तो अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितना होता है? उसका हाफ होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया। क्या आ गया? कि एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, यानी कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसको भूलना मत कोई भी। ये मैं दोबारा पूछूंगा जब हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसके अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई है, एक बार उसको हम गो थ्रू करते हैं। चलो। हमने डायग्राम के थ्रू देखा था कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या होते हैं। ठीक है, बट इनके डेफिनेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो, पोल क्या होता है? जो ज्योमेट्रिक थी हमारी, जो हमारा मिरर था, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका क्या था? वो सेंटर था। क्या था? जो हमारा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, उसका सेंटर बिल्कुल क्या कहलाता था? पोल कहलाता था। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, यानी कि जो हमारा मिरर है वो किसी स्फीयर का एक पार्ट होता था। ठीक है। तो उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता था। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ
कर्वेचर, क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन जो पास होती थी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फोकस पॉइंट क्या होता था, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉइंट जो कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे रेस पैरेलल होते थे किसके, एक्सिस के। अब वो कनकेव भी हो सकता था या फिर कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन कैसे बनी है फोकस की वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट। ये जो रूल्स है वहां से आए आपके पास, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसको। फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड एफ इज नोन एज फोकल लेंथ। और हमने एक रिलेशन देखा था कि एफ क्या होता है, आर का हाफ होता है, जिसमें हमने 10 देखा था, 10 सेंटीमीटर क्या था हमारा, आर की वैल्यू थी, और हमें फोकल लेंथ निकालना था तो उसका हाफ क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अपर्चर क्या था, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो हमारा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो वाला पार्ट, जैसे कि ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये क्या है हमारा मिरर हो गया। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लाइन बनाऊँ ऐसे करके, इफेक्टिव डायमीटर, ठीक है, जो इस पूरे, जो क्या करेगा, इस वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले पार्ट को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं इसको, अपर्चर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द स्पेसिफिक फोकस पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस पॉइंट जो कहाँ पे लाई करता है, फोकस पॉइंट पे। और पैरेलल रेज क्या होती है वो आपको पता ही है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो है ना, जब बहुत सारी रेज जो होती हैं आपस में, जैसे कि ये रेज है, फिर दूसरी रेज आई, तीसरी रेज आई, चौथी रेज आई। अगर ये रेज आपस में पैरेलल है, मतलब इसको कितना भी आगे तक ये ट्रैवल कर ले, क्या करे, कितना भी आगे तक ये ट्रैवल कर ले, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनको क्या कहते हैं हम, पैरेलल रेज कहते हैं। ठीक है, आगे कर चलते हैं इसके हम। चलो स्टार्ट करते हैं। स्फेयर का मेरा हमने ओवरव्यू देखा था कि स्फेयर के मतलब क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी। ठीक है, देखो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट कनकेव मिरर, सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जो कनकेव मिरर होता है हमारा, कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं कॉनकेव मिरर को हम, कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि सपोज करो यहाँ से खूब सारी रेज आ रही है, क्या है यहाँ से, पैरेलल, पैरेलल क्या आ रही है, रेज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ सेंटर में कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, बट कुछ कुछ तो है। ठीक है, और इस सारी की सारी रेज क्या हुई, कन्वर्ज हो गई, क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई। ठीक है, यहाँ देखो फैली फैली सी आ रही थी, यहाँ क्या हुई, एक ही पॉइंट पे मुड़ गई, क्या हो गई, एक ही पॉइंट पे मुड़ गई। इसको हम कहते हैं कन्वर्ज होना, क्या होना, कन्वर्ज होना। ठीक है, डाइवर्जिंग क्या होता है भैया, चलो डाइवर्जिंग भी देख लेते हैं एक बार। डाइवर्जिंग के केस में क्या होता है, खूब सारी रेज आ रही हैं, ये पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, इनके सेंटर में कुछ तो है, कुछ तो है, क्या है पता नहीं क्या है। तो देखो इस केस में कन्वर्ज नहीं होंगी, क्या होंगी, कन्वर्ज नहीं। कन्वर्ज क्या होता है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं,
पैरेलल आते आते ये मुड़ गई ऐसे करके, वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गया, उसको कहते हैं हम कन्वर्ज होना। डाइवर्ज का मतलब होता है पैरेलल तो आ ही रही है लेकिन ये और भी ज्यादा फैल गई। क्या हो गई ये, और भी ज्यादा फैल गई। क्या हो गई ये, फैल गई, इसको हम कहते हैं डाइवर्ज होना। क्या होना, डाइवर्ज होना। ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, रेस को कन्वर्ज कर देती है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये जो भी रेज इसके ऊपर फॉल होती है उसके वो डाइवर्ट कर देती है। ठीक है। जैसे कि ये रेज है, मिरर के ऊपर फॉल हुई, इसने इसको अंदर की तरफ मोड़ दिया। क्या कर दिया, अंदर की तरफ मोड़ दिया, इसको कहते हैं हम कन्वर्ज करना, इसलिए इसको कहते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, रेस फॉल हुई कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, इसने इसको अंदर की जगह क्या किया, और उल्टा बाहर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, फैला दिया इसको, है ना। इसको हम कहते हैं डाइवर्ज करना। जो कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर कहता है। ठीक है। तो यहाँ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, कन्वर्जेस लाइट रेज टू अ फोकस पॉइंट। जो कनकेव मिरर होता है, ठीक है, वो पैरेलल रेज को क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है फोकस पॉइंट पे। और डाइवर्ज क्या करती है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट रेज को आउटवर्ड की तरफ, मतलब बाहर की तरफ। ठीक है। ये जो कनकेव मिरर है, कैन फॉर्म रियल, ये क्या करता है, रियल इमेज भी बना सकता है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। या फिर वर्चुअल भी बना सकता है। वर्चुअल हमने प्लेन मिरर के केस में करा था कि भैया, वर्चुअल भैया ने बताया था क्या होता है, जो मिरर के अंदर बनती है, जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो जो कनकेव मिरर होता है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है, बट ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। डाइवर्ज डाइवर्जिंग मिरर यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअली, हमेशा कैसे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और जो वर्चुअल होते हैं वो हमेशा इरेक्ट होती है। बट ये हमेशा छोटी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, छोटी छोटी, यानी कि डिमिनाइज्ड या फिर स्मॉलर। अब ये कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं, इनके यूज क्या है, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि नहीं, फिजिक्स का सिलेबस काफी कम है, बच्चों के नंबर बढ़ रहे हैं, चलो इनको फालतू का एक चैप्टर ऐड कर देते हैं, ऐसा है क्या, नहीं। तो जो स्फेरिकल मिरर्स है, ये काफी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काफी जगहों पे यूज होते हैं। ठीक है। जैसे कि जो कनकेव मिरर है वो टॉर्च हो गया, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके हेडलाइट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर को। जो सोलर कुकर्स होते हैं उसके अंदर भी इनको यूज किया जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ यूजेस हैं, जैसे कि रियल व्यू मिरर हो गया व्हीकल में, है ना। जब आप बाइक चलाते हो या कार में बैठे रहते हो तो आपको रियर व्यू जो मिरर होता है उसके अंदर आप क्या करते हो, उसको यूज करते हो कि हमारे बगल से कोई गाड़ी या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है ना। क्या जितनी बड़ी कार है आपके पीछे से आ रही है उतनी बड़ी इमेज बनती है, नहीं, इमेज छोटी बनती है जो मिरर के अंदर दिखाई देती है आपको। ठीक है। तो कैसी इमेज बनाता है वो, स्मॉलर इमेज बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कनकेव मिरर के या इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे किस किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है काफी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इस सेशन को लेते टाइम अपने सारे सेंसेस को ओपन रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे जो पॉसिबल पोजीशंस होती है कि जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, कि ऑब्जेक्ट वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो पहली पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट एट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है, कि ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पता नहीं कहाँ रखा है, काफी दूर रखा है, उसकी इमेज फॉर्म करनी है हमें। ठीक है। सेकंड का है बिहाइंड द सेंटर। थर्ड, सेंटर पे रखा हुआ है। देन सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखा है। आफ्टर दैट एफ पे आ गया,
और फिर एफ और पी के बीच में रखा हुआ है। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, इमेज इमेज फॉर्म कैसे होती है, तो इसको करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यानी कि कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो 4 रूल हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि इमेज फॉर्म करने के लिए भाई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। अब इमेज फॉर्म होने के लिए हमें मिनिमम 2 रेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मिनिमम 2 रेज की हमें नीड पड़ती है। ठीक है, क्या कहता है रूल नंबर 1? नीड 2 रेज। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रे पासिंग फ्रॉम सेंटर रिटर्न्स ऑन द सेम पाथ, यानी कि जो भी रे सेंटर से क्या होंगे, मिरर के ऊपर फॉल करेंगी। जैसे ये वाली रे है, क्या कर रही है, मिरर के ऊपर तो जा रही है, लेकिन कहाँ से जा रही है, बिल्कुल सेंटर से पास होके जा रही है, तो ये क्या करेगी, सेम पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो कौन कहता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है? अगर कोई रेस क्या करेगी, पास होते हुए जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से ही रिफ्लेक्ट होगी। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर कोई रेस फोकस से मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये 4 रूल्स है रखे हैं यहाँ पे, रूल्स नहीं ट्रिक्स है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं केस नंबर 1 क्या है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो हमें वो रेस कैसी आती हुई दिखती है, पैरेलल आते हुए दिखती है। कैसी दिखती है, पैरेलल रेस आते हुए दिखती है। तो याद करो रूल नंबर 3 क्या था, अगर कोई भी रेस क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो इस केस में वो वाला ट्रिक्स रूल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, ये पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हो गई, सेकेंड रे पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हो गई, कहाँ पे मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे, एफ पे मिल रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ मिलेगी। अब ये जो इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, वो इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, डिमिनाइज्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनाइज मतलब काफी छोटी इमेज होगी। ठीक है, और देखो इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, नहीं नहीं भैया, इमेज तो मिरर के सामने बन रही है। ठीक है, तो ये इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, रियल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज क्या होती थी, मिरर के पीछे बन रही है, ये तो मिरर के पीछे नहीं बन रही। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 2। ये क्या बता रहा है, इमेज कहाँ पे बनती है हमेशा, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे क्या होगी, वहीं पे क्या होगी, इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और आउटसाइड ऑफ द मिरर और इनसाइड ऑफ द मिरर, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या देखा था कि मिरर के पीछे वाला जो पार्ट होता है, ये वाइट वाला पार्ट, ये क्या है, इनसाइड ऑफ मिरर है, जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और मिरर के लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि बाहर वाला पार्ट, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं मिरर के आउटसाइड वाला। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द मिरर, वहां पे इमेज कोई भी बनेगी तो कैसी होगी वो, रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी वो, रियल इमेज होगी। वीडियो दोबारा चल गई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट्स,
इमेज फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट इमेज इज रियल इफ इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द मिरर, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज वहीं पे बनेगी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। और इमेज कैसी होगी, रियल होगी। कब रियल होगी, जब वो मिरर के बाहर की तरफ बन रही है। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कब होगी वर्चुअल, जब वो मिरर के अंदर की साइड बन रही है। ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द सेंटर। कहाँ पे रखा है, बिहाइंड द सेंटर। अब देखो, इमेज फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम दो रेस की जरूरत पड़ती है, पड़ता है कि नहीं पड़ती। फर्स्ट रेस क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। फर्स्ट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। और सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है। कहाँ से पास होते हुए जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, भैया फोकस से जाएगी। हमने लॉ में देखा था इसको, है ना। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है वो वापस वहीं से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम पाथ पे। होगी कि नहीं होगी। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ पे मिल रही है भैया, रिफ्लेक्टेड रे तो यहाँ पे मिल रही है। कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो हमें पता है कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट होती है वहीं पे इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है। तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है। लेकिन अब ये मिरर के सामने बन रही है। अब जो मिरर के सामने बनती है वो इमेज कैसी होती है, याद करो, रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। कैसी इमेज बनेगी यहाँ पे, उल्टी इमेज बनेगी। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे सीधे खड़े हैं बट हमारी इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे उल्टी इमेज बन रही है। हमारा सर यहाँ पे नीचे की साइड है। ठीक है। तो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। और मिरर के सामने बन रही है। मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। और भैया जितनी भी रियल इमेज होती है वो सारी की सारी इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज। याद रखना सब लोग, ठीक है। तो नेचर क्या है, रियल। और साइज देखो क्या है, स्मॉलर, साइज छोटा हो रखा है ना। आगे देखो केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है। कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, सेंटर पे। ये दो रेज हमने पास करवाई क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज चाहिए होती है। फर्स्ट जो फोकस से होके जाती है वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल चली गई। और जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फोकस से चली गई। अब ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर पे ही। और मिरर के सामने बन रही है तो कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है। और जितनी भी रियल होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और साइज क्या है इस केस में, सेम साइज का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम केस नंबर 4। केस नंबर 4 में कहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है। दो रेस चाहिए होती हैं, दो रेस फर्स्ट रे। और ये कौन सी रे हो गई, सेकेंड रे हो गई। फर्स्ट रे कौन सी हो गई, ये वाली। और सेकेंड रे ये वाली। फर्स्ट रे देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। फर्स्ट रे कैसी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एफ से पास होती है, एफ से पास हो गई। सेकंड रे ये वाली थी। ये देखो कहाँ से हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है। तो हमें पता है भैया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। जब इन दो रिफ्लेक्टेडों को आप एक्सटेंड करोगे तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ये, यहाँ पे। तो इमेज कहाँ बनेगी हमारी, इस पोजिशन में बनेगी। क्योंकि मिरर के सामने बन रही है तो कैसी है ये, रियल इमेज बन रही है। और जितनी रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। ठीक है। और इमेज का साइज भी काफी बड़ा था। केस 5 देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखता है। तो दो रेज आई हमारे पास, दो रेज आई। फर्स्ट रेज कहाँ से कहाँ तक गई, ये हमारी फर्स्ट रेज हो गई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। और सेकेंड रे कहाँ से थी हमारी, सी से पास हो रही थी, जो सी से पास हो रही है वही सी से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। भैया ये तो कभी इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं। जब ये इंटरसेक्ट होंगे तो इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। इमेज फॉर्म होगी लेकिन पता नहीं कहाँ पे जाके होगी, है ना। पैरेलल है तो कभी इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज एट इन्फिनिटी फॉर्म होगी। इन्फिनिटी यानी पता नहीं कहाँ फॉर्म होगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। और नेचर कैसा है इसका, गैस करो। रियल है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है, रियल मिरर के बाहर की साइड हो रही है। केस 6 स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमारा, बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी यानी कि बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, दो रेज आई। फर्स्ट रे कौन सी है हमारी, पैरेलल गई, एफ से रिफ्लेक्ट हो गई, सी से फॉल हुई, सी से ही क्या हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई। अब इन दो रेज को जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो मिरर के पीछे जाके कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, देखो हो रही है ना पीछे इंटरसेक्ट। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, हमारे मिरर के पीछे फॉर्म होगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो भैया वहीं पे मिल रही है ना। और साइज देखो इसका क्या है, बड़ा है। तो जो इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है उन्हें हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और इमेज का साइज भी काफी बड़ा है, तो इमेज साइज क्या होगी, मैग्निफाइड। ठीक है, तो कनकेव मिरर के केस में 6 केसेस हैं और 6 केसेस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर के केस में देखा 6 केसेस थे, बट उसके कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें सिर्फ 2 केस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यों, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। लास्ट स्लाइड पे हमने क्या देखा था, कनकेव मिरर के बारे में देखा था, क्या डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस थी जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते थे। ठीक है, किस पोजीशन पे कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही थी, क्या प्रॉपर्टीज थी, रियल थी, वर्चुअल थी, इन्वर्टेड, इरेक्ट, डिमिनाइज्ड या फिर एनलार्ज। ठीक है, सेम चीज हमें देखना है अब किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। देखो, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का जो आउटर सरफेस होता है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और अंदर वाला सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है ना। कनकेव मिरर की तरह ही क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। सेम केस में उसके कनकेव मिरर के केस में हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, फोकस पॉइंट होता था और पोल होता था। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस केस में भी क्या है हमारे पास, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, बट इस केस में जो हमारी रेज है वो हमें अंदर की तरफ तो रेज आएंगे नहीं, रेज कहाँ से आएंगी, बाहर की तरफ आती है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर को अगर आप इमेजिन करोगे तो वो किससे, ऐसे मिरर से मिला होगा जो कुछ इस टाइप का बन रहा होगा, कंप्लीट है ना। बट हमें रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से मिल रही है, इस साइड से मिल रही है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। रेज जब भी हमारी कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तो क्या करती है, वो डाइवर्ज कर देती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन से। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन से। तो देखो सबसे पहले हमारा क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, इन्फिनिटी पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है, और कहाँ पे है सेकेंड ऑप्शन मेरे पास, बिहाइंड द पोल। केस वन लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो याद करो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था तो हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे, रूल नंबर 3 यूज यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से हमें कैसे रेज आती है, पैरेलल रेज आती है भैया। ठीक है,
तो फर्स्ट रे आई, फॉल बैक हुई, सेकेंड रे आई, फॉल हुई, किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। अब हमें पता है जो भी हमारी पैरेलल रेज होती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएंगी? फोकस पॉइंट्स होंगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? ये तो रेज को डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज। ये रेज आई, फॉल हुई कॉन्वेक्स मिरर पे, इसने इसको क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया? डाइवर्ज। भैया ये तो दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, बट कहाँ पे मिलेंगे? मिरर के अंदर मिलेंगी। अगर मैं इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कहाँ से पास होगी? एफ से पास होगी। तो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो भी इंसिडेंट रे फॉल करती है पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाती है। यहाँ तो फोकस से नहीं जा रही है, बट मिरर के अंदर जब इसको तुम एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से पास होगी। सेम इस केस में भी क्या होगा? जब इसको आप आगे एक्सटेंड करोगे तो ये फोकस से पास होकर के जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इमेज कहाँ पे बन रही है इस केस में? इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पॉइंट पे बन रही है। और साइज देखो क्या इमेज का काफी छोटा है, पॉइंट साइज्ड है कि नहीं है? तो क्या प्रॉपर्टी हो गई? कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? एट एफ बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? एट एफ बन रहा है। साइज कैसा है? डिमिनाइज। डिमिनाइज यानी कि छोटा है। और क्योंकि ये क्या है? मिरर के अंदर बन रहा है, वर्चुअल वाला पार्ट है ना, ये देखो डैश डैश बना हुआ है यहाँ पे, तो ये मिरर के अंदर की तरफ बन रहा है। तो नेचर कैसा होगा इसका? वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी ये? वर्चुअल इमेज। केस टू देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और पोल के बीच में। कहाँ? इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में एक बार रे डायग्राम देखते हैं हम। कुछ इस टाइप का है। ऑब्जेक्ट का है हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। तो फर्स्ट रेस क्या हो रही है? फॉल हुई। अब ये रे कहाँ से फॉल हो, कहाँ से पास होगी? ये जो रे हमारी इंसिडेंट रे आ रही है, ये एफ से सी से कहाँ से होगी? हमें कैसे पता चलेगा? एफ और सी तो हमारे मिरर के अंदर है। ठीक है, तो हमें इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगा वर्चुअली तो मुझे देखूंगा क्या से जा रही है? सी से पास हो रही है। सी से पास हो रही है ना। अब रूल क्या था याद करो, कोई भी इंसिडेंट रे अगर सी से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? वो सी से ही रिटर्न चली जाती है। ठीक है, तो इन दो रूल का हम यूज करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्या था हमारा? इंसिडेंट रे अगर सी से पास हो रही है तो इस सी से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, और सेकंड इंसिडेंट रे कौन सी हमारी? ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर के ऊपर फॉल हुई तो रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एफ से पास होनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी पैरेलल रेज होती हैं वो क्या होती हैं? एफ से रिफ्लेक्ट होती है ना। तो इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो कहाँ से पास होगी? एफ से पास होगी। अब रिफ्लेक्टेड रे कौन कौन सी थी? एक तो भैया ये वाली थी रिफ्लेक्टेड रे हमारी, थी ना। और सेकंड ये वाली रिफ्लेक्टेड रे थी, क्योंकि सी से पास हो रही तो सी से ही वो रिटर्न भी चली गई। तो अब ये दो रेस कहाँ मिल रही है आपस में? यहाँ पे मिल रही है। कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। अब जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी वहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? वहाँ पे इमेज मिरर के पीछे की साइड बन रही है, तो कैसी इमेज बनेगी यहाँ पे? भैया वर्चुअल बनेगी, क्योंकि ये मिरर के पीछे की साइड बन रही है ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, और क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल इमेज है हुई है। कैसी हो गई? वर्चुअल इमेज। और साइज कैसा है इसका? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने रे डायग्राम देखा किस केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। किस केस में? कॉन्वेक्स में। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। देखो, इस वाले सेक्शन में हम क्या देखने जा रहे हैं? मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो इस चैप्टर का ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था आर इक्वल एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू। बट मिरर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान देना है यहाँ पे।
1/f यानी कि 1/ फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/, में वी क्या है यहाँ पे, इमेज के डिस्टेंस, यू क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू है इमेज, वी है इमेज डिस्टेंस, और एफ क्या है हमारा, फोकल लेंथ। ठीक है, यू हमेशा नेगेटिव होता है, वी क्या होता है, अगर हमारी रियल इमेज है तो नेगेटिव होगा, अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कनकेव के केस में नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब भैया ये नेगेटिव कैसे होता है, पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तुम्हें ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशन का। किसका है, लीनियर मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला है। ये क्या है, एम फॉर मैग्निफिकेशन, एच डैश अपॉन एच। कहीं कहीं पे ये आपको कैसे लिखा हुआ दिखेगा, H2/H1 भी लिखा होता है। एच डैश या फिर H2 का मतलब क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज, और H1 या फिर H का क्या मतलब है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट ऊपर और नीचे क्या है हमारी, ऑब्जेक्ट की हाइट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया मैग्निफिकेशन का। सेकंड क्या है, -v/u। क्या है, -v/u। तो ये दो फॉर्मूले हैं, याद करना है आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पे हम आएंगे तो उस केस में यूजफुल होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला रिपीटेड एवरी ईयर, हर साल मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जो साइन कन्वेंशन होते हैं, ठीक है, उसका नेक्स्ट स्लाइड में हमारा साइन कन्वेंशन ही है, उसको हम देखेंगे। मोस्ट मार्क आर लॉस ड्यू टू रॉन्ग साइंस। और ज़्यादातर गलती किस वजह से होती है यहाँ पे, ये बच्चे साइन गलत तरीके से लगा देते हैं, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव या पॉजिटिव जगह नेगेटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी होगी साइन कन्वेंशन के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखना उसको। स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा, स्फेरिकल मिरर है। क्या है ये, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस। पी फोकस पॉइंट और सी। अभी सिर्फ इतना ध्यान दो। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा है। कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखा है। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो लाइट कहाँ से आएगी, भैया लाइट तो यहाँ से आएगी। लाइट कहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन से। लाइट कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन से। सबसे मेन है तुम्हें ये याद रखना है कि लाइट की डायरेक्शन किधर है। लाइट की डायरेक्शन किधर आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। लाइट कैसे आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। और तुम्हें एक चीज का और ध्यान देना है, जब भी तुम्हें डिस्टेंस मेजर करना है ना, तो तुम्हें कहाँ से मेजर करना है, पी से मेजर करना है। डिस्टेंस तुम्हें कहाँ से मेजर करना है, पी से मेजर करना है, यानी कि पोल से मेजर करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं एफ का। एफ का है, भैया एफ यहाँ पे है। ठीक है, अब मुझे एफ का डिस्टेंस मेजर करना है। क्या करना है, एफ का डिस्टेंस मेजर करना है। तो मैं कहाँ से मेजर करूंगा, पी से मेजर करूंगा। अगर मैं पी से एफ तक की दूरी मेरे को नापनी है तो मैं क्या करूंगा, पी से एफ की तरफ ऐसे नापते हुआ चलता हुआ, है ना, पी से एफ की तरफ चलता हुआ आ रहा हूँ। अब मुझे एफ का मेजरमेंट करने के लिए मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ रहा है। कैसे मूव करना पड़ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी लाइट की डायरेक्शन क्या थी, एल से आर की तरफ थी, बट यहाँ पे तो उल्टी हो गई, आर से एल की तरफ हो गई, है ना। तो साइन किस बेसिस पे डिसाइड होता है, साइन डिसाइड होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे। ठीक है, अगर किसी चीज की मेजरमेंट सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में
लाइट ट्रेवल कर रही है। जैसे इस केस में देखो क्या हो रहा है, लाइट किधर ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। अगर इसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर इसके अपोजिट में हो रहा है तो नेगेटिव होगा। तो लाइट की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ L to R, बट यहाँ क्या है R to L, उल्टा हो गया है ना। तो अगर उल्टा है अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे F की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। F की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। ऐसे C की वैल्यू बता दो मेरे को फटाफट। अगर मुझे C का नापना है, किसका नापना है, C का मेजरमेंट लेना है, तो मेजरमेंट कहाँ से करनी है, हमेशा पोल से करनी है। कहाँ से करनी है, पोल से। पोल से पी सी की तरफ जाओ, गए। डायरेक्शन किस क्या है, पोल से सी की तरफ जाते टाइम क्या डायरेक्शन है भैया, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ है। अभी डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। किधर जाना पड़ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ। बट लाइट की डायरेक्शन क्या आती है, देखो इंसिडेंट रे, लाइट की डायरेक्शन क्या है, L to R। तो ये भी क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो इस केस में भी C की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। C की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। जिस चीज़ की मेजरमेंट लाइट की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव, अगर लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में है तो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलो, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, अगर हमें हॉरिजॉन्टली मेजर करना है। कैसा मेजर करना है, हॉरिजॉन्टली। अब अगर मैं मेजर करना चाहूँ वर्टिकली, अभी हम क्या कर रहे थे, इसको लेफ्ट या राइट के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं अप और डाउन के वे में बात करूँ तो, अगर अप और डाउन के वे में देखूँ तो यहाँ पे हमारी एक लाइन ड्रॉ रखी है। कौन सी लाइन, ये वाली, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी भी चीज को हम मेजर करेंगे, ठीक है, ऊपर अगर हम किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम किसी चीज को मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल्स है, एक बार और रिपीट कर देते हैं फटाफट तेजी से, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता मैं। ठीक है, देखो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डिसाइड करेगा। ठीक है, हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करना होता है, पोल से। सपोज करो मुझे पोल से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, पोल से एफ की तरफ मूव करूँगा। डायरेक्शन कैसी हो रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब लाइट इस तरफ आ रही है बट मैं किधर मूव कर रहा हूँ, इस तरफ मूव कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब सपोज करो यही चीज अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर होता, कैसा मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ हमारा यहाँ होता और हमारा सी कहाँ होता, यहाँ पे होता, है ना। ये कैसा मिरर होगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। इस केस में लाइट कहाँ से फॉल होगी, इस केस में लाइट की रेज इधर से आएंगी, है ना। अब अगर मुझे, और पी क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा पी है। अब अगर मुझे एफ की वैल्यू मेजर करनी है, किसकी वैल्यू, एफ की, तो मैं पी से एफ की तरफ जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है मेरी, लेफ्ट से राइट की तरफ। और लाइट की रेज भी किधर आ रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर केस में एफ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे प्लेस किया है इसको, 10 सेंटीमीटर प्लेस किया है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। नाम ध्यान रखना कौन सा मिरर है यहाँ पे,
कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या गिवन हमें? 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है। तुमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू गिवन है, और क्या गिवन है? फोकल लेंथ यानी कि एफ हमें गिवन है। अब मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है भैया। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ड्रॉ करो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा एफ मिरर के अंदर होता है और सी भी हमारा मिरर के अंदर होता है, और लाइट की रेज कहाँ से आती है? इस डायरेक्शन से आती है। यही होता है। अब देखो मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। यू कहाँ रखा है मेरा? यू तो मिरर के सामने रखा होगा भैया, तो यू हमारा कहीं यहाँ रखेंगे। यही होगा ना। अब देखो ये हमारा पोल हो गया। क्या हो गया ये? पोल। अब अगर मुझे यू का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? पोल से किधर की तरफ जाऊँगा? यू की तरफ जाऊँगा। ऑब्जेक्ट यू यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ जाऊँगा। तो मुझे पोल से यू की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन लाइट किधर आ रही है? मैं क्या कर रहा हूँ? राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ यू मेजर करने के लिए, लेकिन लाइट की रेस किधर आ रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ आ रही है। भैया ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गए, है ना। तो अगर मूवमेंट डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो उस केस में क्या होती है? वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे हम यू की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। किस में लेंगे? नेगेटिव में। देखो यहाँ पे क्या है? यू की वैल्यू कैसे रखी है? यहाँ पे नेगेटिव में रखी है ना यू की वैल्यू -10। क्यों? तो यू की वैल्यू नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अगर मेजरमेंट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, किसके? रेज जो अपकमिंग है उसके, तो उस केस में हम वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फोकल लेंथ पे। किस पे? फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ रहा है मेरे को? पोल से एफ की तरफ मूव करो। किधर जा रहे हो? लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। और लाइट की मूवमेंट क्या है? वो भी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये भी लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा इस केस में? भैया डायरेक्शन सेम होती है तो साइन हमारा पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे फिर एफ की वैल्यू क्या रखी है? यहाँ पे पॉजिटिव। एफ की वैल्यू कैसे रखी है? यहाँ पे पॉजिटिव रखी है। अब यहाँ पे एफ गिवन है, यू गिवन है, वी निकालना है। निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसके आगे तो कर ही सकते हो इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/15, 1/15, 1 में वी। ठीक है, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गए। अब मुझे v की वैल्यू निकालनी है। इधर ये माइनस का 1/10 है, उधर जाके प्लस का 1/10 हो गया। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, तो ये वैल्यू आएगी। आई। अब भैया ये 5.30 से 6 कैसे बन गया? है ना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। देखो इसको 5 से कट करोगे तो कितना आएगा? 1/6। यहाँ से तुम्हारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई? 1/v इक्वल आ गया तुम्हारा क्या? 1/6। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? v की निकालनी है ना। तो मैं v की वैल्यू निकालनी है 1/v की? नहीं भैया, 1/v की। तो 1/v की वैल्यू निकालोगे तो इसको क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल यानी कि इसको तुम ऊपर भेज दोगे और इस वाले को तुम नीचे भेज दोगे। यही करोगे ना। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो गया v। जब इधर रेसिप्रोकल हुआ है तो इधर भी तो रेसिप्रोकल होगा। इधर हो गया 6, ये हो गया v/1, ये हो गया 6/1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई? v इक्वल्स टू 6। क्या वैल्यू आ गई? v इक्वल्स टू 6। हमारे क्या आ गया? ये फाइनल आंसर।
ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। अब v की वैल्यू पॉजिटिव है ना। अब तुम खुद सोचो, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो v मिरर के बाहर होगा या मिरर के अंदर होगा। सोचो, अगर मैं v की वैल्यू, पहले मैं ये सारी चीजें मिटवा देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ v मेरा यहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, कहीं यहाँ बन रही है, तो लाइट की रेस किधर है, लेफ्ट टू राइट आ रही है। अब v मैंने मेजर करने के लिए मुझे पोल से किधर जाना पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। यहाँ तो अपोजिट होगी डायरेक्शन, तो यहाँ v की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए थी। क्या v की वैल्यू मेरी नेगेटिव है? नहीं तो v की वैल्यू तो पॉजिटिव है। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही होगी हमारी, इमेज कहाँ बन रही होगी, इमेज हमारी बन रही होगी कहीं पे मिरर के अंदर, मिरर के अंदर बन रही होगी। अब मैं इसको मेजर करूंगा तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा मेरे को, है ना। और लाइट के रेज की डायरेक्शन में क्या है, लेफ्ट टू राइट की तरफ है, इसलिए v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ आया? इजी है। बस साइन का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, बाकी इजी है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस के साथ साथ सारी चीज़ें पॉसिबल है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। यानी कि हमें साइज गिवन है, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और कहाँ पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे। किस मिरर के सामने? कनकेव मिरर के सामने, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मुझे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे जो गिवन है h1 गिवन है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या है, u गिवन है, कितने डिस्टेंस पे रखा है, मिरर कौन सा है, और मुझे फोकल लेंथ गिवन है। ये चीज हमें गिवन है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। क्या कह रहा है, ये अगर मान लो मेरे पास किसी इमेज के, किसी कोई चीज दे रखी है जिसके ऊपर मुझे इमेज फॉर्म करनी है, तो अगर मुझे इस अपने हाथ के ऊपर इमेज फॉर्म करनी है, मैं अपना हाथ कहाँ रखूंगा, जहाँ पे इमेज बनेगी तभी तो मेरे हाथ पे आएगी ना। तो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है वो, इमेज कहाँ पे बन रहा है वो बताओ, नेचर बताओ और साइज बताओ। ठीक है, तो देखते हैं मैं क्या है। मिरर फॉर्मूला में पता है 1 अपॉन में एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, यही है। अब इसके अंदर कौन सा मिरर है हमारे पास, कनकेव मिरर है। चलो समझाने के पर्पज से कनकेव मिरर बना लेते हैं। ये बन गई क्या, कनकेव मिरर। ठीक है, इस कनकेव मिरर का सेंट एफ यहाँ होगा, सी यहाँ होगा। अब लाइट की जो रेज होंगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी भैया, इधर साइड से, इस साइड से होगी। ठीक है, अब देखो मुझे f की वैल्यू चाहिए, f कहाँ है, यहाँ है। पोल कहाँ है, यहाँ है। अब पोल के, अगर मुझे f की वैल्यू मेजर करनी है तो पोल से किधर की तरफ जाऊंगा मैं, f की तरफ जाऊंगा, है ना। क्या लाइट की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है? नहीं। तो f की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे देखो,
एफ की वैल्यू कैसी है यहाँ पे, नेगेटिव है। कैसी वैल्यू है यहाँ पे, नेगेटिव है। और यू की वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव होती है। हमने वैल्यू पुट किया, सोल्व करेंगे इसको। 15 और 25 का यहाँ पे क्या किया, एलसीएम लिया, 75 आया। सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 37.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। v की वैल्यू नेगेटिव है यानी कि वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनी होगी, यानी कि मिरर के सामने बनी है। मिरर के सामने बनी तो कैसी होगी, रियल। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो हमने इमेज का डिस्टेंस निकाल लिया है, नेचर निकाल लिया है। अब क्या रह गया है, सिर्फ साइज। देखो साइज का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, एम देखा था तुमने क्या, H2 अपॉन H1, यही देखा था। और बराबर में क्या था तुम्हारे, माइनस का V अपॉन U, है ना। अब इसके अंदर मेरा H1 तो गिवन है ना, U भी गिवन है, V मैंने निकाल लिया है। क्या रह गया मेरा, H रह गया। तो क्या इन चारों को यूज करके मैं निकाल नहीं सकता फॉर्मूला, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, है ना। चलो निकालते हैं। देखो H2 क्या है मुझे नहीं पता, निकालना है। H1 क्या है, 4। अभी H1 की वैल्यू मैं नेगेटिव लूंगा पॉजिटिव लूंगा, भाई ऑब्जेक्ट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है हमेशा, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगा दिया है। अब v की वैल्यू क्या है, -37.5। तो v की जगह क्या लगा दूंगा मैं, -37.5 अपॉन में u की वैल्यू क्या है, माइनस का 25। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया ये, प्लस का 37.5। और ये 4 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 4। और इधर नीचे क्या बचा, माइनस का 25। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, सब पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 आ गया, 5 से कट किया तो ये हो गया 50। इधर कट करोगे तो इधर आ जाएगा 75। ठीक है, 5 से काटा 10 बार में, इधर 25, फिर 5 आएगा इधर, इधर आएगा 2। तो H2 की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 10। अब यहाँ H2 की वैल्यू देखोगे तुम नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में आने का क्या मतलब है, नेगेटिव में आने का मतलब है इमेज कैसी बन रही होगी, नीचे की साइड बन रही होगी। कैसी बन रही होगी, नीचे। ऑब्वियस सी बात है नीचे बनेगी, क्योंकि इमेज कैसी है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि भैया v की वैल्यू नेगेटिव में है। नेगेटिव यानी कि मिरर के सामने बन रही है, और मिरर के सामने जो बनती है वो कैसी होती है, रियल। और रियल में इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड यानी कि नीचे की तरफ बनेगी, इसलिए यहाँ पे H2 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। यानी कि अगर H1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज है, सॉरी, अगर H2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है। अगर H2 यानी कि इमेज की हाइट की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। और ऐसे कब बनती है, जब रियल इमेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।